नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने रिपोर्टर्स के माइक पर जिस तरह से माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई लाइव ऑन कैमरा, उसको लेकर जो हंगामा मचा है, उसको लेकर जो शोरगुल है, तो विपक्ष का कहना है कि योगी का जो जंगल राज है वो अब देश और दुनिया के सामने है। जाहिर तौर पर पुलिस कस्टडी में, पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच में जिस तरह गली के 3 गुंडों ने 18 राउंड फायर करी, तो विपक्ष ने आज ये भी कहा कि योगी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग हो रही है योगी आदित्यनाथ की। अब खबर ये नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए, कुर्सी से उतरना चाहिए। खबर असली ये है कि योगी आदित्यनाथ से कहीं ज़्यादा कल रात मोदी और शाह बेचैन थे। और ये बेचैनी की जो वजह है वो ये है कि आरएसएस में एक तबका, बीजेपी का जो हार्डकोर काडर है उसमें एक तबका योगी के इस प्रचंड मॉडल को लेकर अब आगे बढ़ना चाहता है और योगी के मॉडल को मोदी के मॉडल से कहीं बड़ा बता रहा है। जाहिर तौर पर 2024 का खेल अब शुरू हुआ है। अब कल की घटना को लेकर जो बीजेपी के इनसाइडर हैं, जो बीजेपी को भीतर से देख रहे हैं, संघ को भीतर से देख रहे हैं, उनका यह मानना है कि भले ही सरकार की छवि डबल इंजन सरकार की छवि भले ही धूमिल हुई हो कल की घटना से, लेकिन योगी का कद बड़ा है आरएसएस में और बीजेपी में। अब सवाल यह है कि योगी का ये जो ऑपरेशन अतीक है, या यूं कहें ऑपरेशन मुख्तार है, या फिर उनका जो ऑपरेशन आजम खान है, क्या इसके पीछे एक सोची समझी नीति है? क्या इसके पीछे वोटों की राजनीति है? क्या इसके पीछे एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है? और इसके पीछे योगी की वो हसरतें हैं जहां वो एक प्रचंड हिंदुत्व के साथ मोदी और अमित शाह के शतरंज को, बाजी को बिखेर देना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप गोदी मीडिया के चैनल देखेंगे तो ना वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, ना वो बीजेपी के अंदर या भीतर जो राजनीति घट रही है, जो घमासान है, उसकी बात करेंगे। गोदी मीडिया आपको ये भी नहीं बताएगी कि अंदर ही अंदर अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, 2 लॉबियों के बीच में टकराव है। और कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा भी था जब योगी आदित्यनाथ की छुट्टी की जा रही थी, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी और किसी तरह संघ ने बचा लिया था। ये जो घमासान है ये आपसे छुपाई जाती, लेकिन आज की जो घटना या कल रात की जो घटना है, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑपरेशन अतीक है, कहीं ना कहीं ये जो न्यू बीजेपी है, जो योगी मॉडल है, बुलडोज़र मॉडल है, जिसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, असम भी बुलडोज़र जा रहा है, रैलियों में भी बुलडोज़र दिख रहा है, एनकाउंटर पुलिस, ये जो एक मॉडल है, इसके लिए ये ऑपरेशन अतीक को समझना ज़रूरी है। और इसमें कई ऐसे सवाल हैं कि क्या कल रात जो प्रयागराज में, इलाहाबाद में जो घटना हुई पुलिस कस्टडी में, क्या वो स्क्रिप्टेड थी? एक स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी? और अगर स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो क्या पुलिस के किसी तबके की उसमें मिली भगत थी? और जो हायर ऑफिसर थे उनको बहुतों को ये खेल मालूम नहीं था? क्या खेल था ऐसा? क्योंकि कई लोग ऐसा कह रहे हैं। और क्या जिस तरह से कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगर पुलिस कस्टडी में अगर कोई भी मौत होती है तो प्रकाश सिंह साहब जो डीजीपी थे, उनका एक स्टैंडिंग ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में, और स्टैंडिंग ऑर्डर ये है कि 302 हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। तो जांच तो कर दी है, लेकिन क्या एक्शन अभी तक योगी ने किया है? ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जिसका जवाब टीवी चैनल और अखबार नहीं दे रहे। और मुझे लगता है कि आज इस पूरे मसले में दोस्तों, उत्तर प्रदेश से मैं 2 ऐसे लोगों को सामने लेकर आया हूँ जो इस पूरे प्रकरण पर, जो पुलिसिंग पर, जो योगी पर, योगी के मॉडल पर, जिनकी आप कह सकते हैं ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज। और उसमें सबसे पहले शख्स ये हैं विजय शंकर सिंह, आईपीएस हैं, इलाहाबाद जोन में रह चुके हैं, एक बहुत ही ईमानदार
छवि वाले ऑफिसर रहे विजय शंकर सिंह। और सबसे बड़ी मैं इनकी दाद इसलिए देता हूं कि खुलकर सच बोलते हैं। जिस तरह से नौकरशाही गोद में बैठी है भाजपा के, ये वो शख्स हैं जो बोलते हैं, जिनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं चाहिए। तो आईपीएस विजय शंकर सिंह वो आपको बताएंगे बहुत सी चीज़ें, लूप होल्स, इसके पीछे की कहानी। और साथ में ये एक चेहरा है जो आप यूट्यूब पे देखते होंगे, संजय शर्मा, बेखौफ ये भी बोलते हैं। और कभी कभी तो मैं इनको लेकर डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा बोल जाए कि लखनऊ में इनके लिए परेशानी हो जाए। तो संजय रहेंगे कुछ खुलासों के साथ, कुछ खुलासों के साथ विजय शंकर रहेंगे। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि इस पूरी बातचीत को, ये जो बेखौफ बातचीत है, इसको आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप देखें, समझें, परखें, जानें, तब आपको समझ में आएगा कि योगी मॉडल क्या है और होने क्या चाह रहा है। चलते हैं सीधे विजय शंकर सिंह के पास कानपुर, और उसके बगल में लखनऊ संजय शर्मा के पास। कि क्या आपको लगता है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से वो जो 3 शूटर थे वो पत्रकार के भेष में गए, फिर कोई जीप आई, उस जीप से उतरे, ये जो आरोप लग रहे हैं और हर तरफ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, और विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे खड़गे हों जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, मायावती हों, 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो रहे, उनका ये कहना है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का बहुत सीरियस लैप्स था। और इशारा ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत दिखती। ये आरोप कितना सच है? दीपक जी, आप देश के सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर रहे हैं। मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है। जब कोई घटना घटती है तो उसके तुरंत बाद जो रिएक्शन होता है लोगों का, पब्लिक का, प्रत्यक्षदर्शी जो लोग होते हैं, वो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तुरंत बताते हैं, वो लगभग सही होती है कि हत्यारे किधर से आए थे, किधर गए, क्या कपड़े पहने हुए थे, ये पुलिस भी मानती है सबसे पहले किसने देखा। कल रात से जब घटना हुई है उसके कुछ मिनटों बाद का वीडियो वायरल हो रहा है एक चैनल का। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, तो वहां पे जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे कि पहले पुलिस की गाड़ी आती है, सड़क साफ कराती हैं, और फिर एक तरफ से अशरफ और अतीक आता है और दूसरी तरफ से एक गाड़ी से वो ही 3 लड़के पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं। ये लोग कैमरे पे कह रहे हैं और घटना होने के आधे घंटे के बाद कह रहे हैं कि वो लड़के पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं। जिस समय घटना हुई उस समय जितने पुलिस वाले मौजूद थे उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। जब उन्होंने कहा कि हम सरेंडर कर रहे हैं, जय श्री राम, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है। वो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो पलक झपकते टांग में गोली मारने की माहिर मानी जाती है, एनकाउंटर की माहिर मानी जाती है, सरे आम एक गोली नहीं, सिर्फ एक गोली नहीं, पहली गोली अतीक को, फिर अशरफ को, फिर ताड़ जब तक पिस्टल में गोली है, लगातार गोली मारी जाती है और इतनी बड़ी फौज खड़ी रहती है, कोई हथियार उठाने की जहमत नहीं करता। फर्स्ट एनकाउंटर क्या होता है? विजय जी तो पुलिस में रहे हैं, मैं और आपने भी बहुत पुलिसिंग देखी है। अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस का सीधा हाथ अपने हथियार पे जाता है। अपराधी गोली चला रहा है तो पहला हाथ और जाएगा पिस्टल पे, जाएगा राइफल पे, जाएगा अटैक पे, जाएगा। उसमें किसी पुलिस वाले का हाथ अपने हथियार पे नहीं गया। तो क्या क्यों नहीं गया? क्या उनके नारे सुन के नहीं गया, या पहले से पता था पुलिस ये जो मारने आएंगे इन पे गोली नहीं चलानी है? ये इतना बड़ा फेलियर लगातार जब से वो साबरमती से जेल से चला है, ट्वीट कर रहे हैं लोग, पत्रकार की भूमिका में अपराधी हमला कर सकते हैं। और कोई छोटे मोटे नहीं, बग्गा साहब, बीजेपी के चर्चित नाम दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट किया है कि मीडिया कर्मियों के निशाना। तो जब एक तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट किया है, और शायद उस पर इंडिया टुडे के लल्लन टॉप ने स्टोरी भी करी है कि तेजिंदर बग्गा ने कहा था कि जिस तरह से मीडिया चेस कर रही है साबरमती से लेकर लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश तक, ऐसा ना हो जाए कि अगर डॉन के आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ माइक और कैमरा लेके पत्रकार दौड़ रहे हैं और एकदम क्लोज आ जा रहे हैं, तो कोई पत्रकार के भेष में किलिंग ना कर दे। ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक जरा विजय शंकर जी से पूछना चाहूंगा एक सवाल। विजय जी, जैसे संजय भाई ने कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा आदमी जो हैं, पुलिसकर्मी जो हैं, वर्दीधारी जो हैं, वो एक हाई रिस्क अंडर ट्रायल को, एक ऐसा अंडर ट्रायल, एक ऐसा आरोपी जो हाई रिस्क है, जिस पर आप कह सकते हैं कि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है,
वहां पर इतने अधिकारी, किसी के पास स्टेन गन है, किसी के पास AK-47 है, किसी के पास 9mm की पिस्टल है, सारे हथियार हैं। आपको क्या लगता है कि जब हम अतीक अहमद जैसा माफिया या अशरफ जैसा माफिया, उसको हम एक हाई सिक्योरिटी से अगर उसको मेडिकल कॉलेज ले जा रहे हैं उसका मेडिकल कराने के लिए, तो क्या जो पुलिसकर्मी है वो हाई अलर्ट पर होने चाहिए थे? उनका जो हाथ है वो ट्रिगर पे होना चाहिए था, जैसा कि हम देखते हैं कि जब मोदी जी चलते हैं या योगी जी चलते हैं या कोई भी VIP चलते हैं, तो जो कमांडो होते हैं उनका जो हाथ है वो हमेशा बंदूक पे रहता है, बंदूक हमेशा लोड रहती है। यहां तो लोड अनलोड कुछ दिखा ही नहीं, यहां तो बंदूक ही नहीं दिखी। ये कितना बड़ा लैप्स है। जी, ये बहुत बड़ा लैप्स है, और संजय जी ने बहुत सही कहा कि जैसे ही पहली गोली चली तैसे ही उसका रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए था, और जिनके पास भी रिवॉल्वर या स्टेन गन जो भी थी उसका एक्शन होना चाहिए था। दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी गंभीर चीज मुझे दिख रही है वो ये है कि आप अतीक को ले जा रहे हैं। अतीक कोई सामान्य कैदी नहीं है, और कोई सामान्य रूप से आपको पुलिस रिमांड पर नहीं मिला है। आप उसे मेडिकल कराने के लिए ले जाते हैं, निश्चित रूप से अस्पताल में ले जाते हैं मेडिकल कराने के लिए। अमूमन ये होता है कि आप उसको पहले अपनी जगह ले जाते हैं जहां आप रह रहे हैं, जहां आपको मुलजिम रखना है, वहीं डॉक्टर को बुलाते हैं, वहीं उसका मेडिकल होता है। वो बीमार तो है नहीं, मेडिकल एक फॉर्मेलिटी है ताकि उसके शरीर पर चोटें नहीं हो, ताकि वो बता सके कि साहब हमको पुलिस से मारा वारा नहीं है, और मारे तो कह सके कि साहब उसको चोटें नहीं थी। दूसरी बात यह है कि वहां पर आपने उसको बाकायदे पोडियम लगा दिया, माइक सजा दिया, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। ये क्यों करा रहे हैं? तो जब पुलिस कस्टडी में मुलजिम है तो उससे तो कोई बात नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही बात कर सकते हैं। आप बात करेंगे, आपके ऑफिसर बात करेंगे। मैं रिटायर्ड IPS अफसर हूँ, मैं पुलिस में हूँ, मेरे दोस्त नहीं हूँ, मैं चाहूँ कि अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी वहां एंट्री नहीं मिलेगी। ये आप क्यों जा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में पत्रकार आ जाए। मेरा विजय जी, मेरा सवाल है जी, मान लीजिए आप अतीक अहमद के सिक्योरिटी ऑफिसर होते, सिक्योरिटी इंचार्ज होते, और आप रहे होंगे अपने इतने लंबे कैरियर में 30-35 साल के। अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर होते, अतीक और अशरफ की सिक्योरिटी के इंचार्ज होते, तो आपका प्रोटोकॉल क्या होता? कि ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। मेरा प्रोटोकॉल ये होता है कि मैं प्रेस को अलाउ नहीं करता। प्रेस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ सकती। चारों तरफ से हमारी फोर्स रहती है, वो बिल्कुल नजदीक नहीं आते। हम डॉक्टर के कमरे में ले जाते, डॉक्टर के कमरे में भी कोई मरीज नहीं होता। हम दरवाजे पर खड़े हो जाते, अंदर कोई नहीं आने पाता। डॉक्टर मुआयना करते, जो लिखना होता लिखते, उसके बाद उनको हम हथकड़ी लेके उसी घेरे में लाके बंद गाड़ी में रखते, सीधे वहां ले जाते जहां हमें रखना था। प्रेस से हम कोई बात नहीं करते। प्रेस वालों को वहां रखने के बाद जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर है वो प्रेस के कुछ सवालों का जवाब दे देता। मतलब आप क्या करेंगे? हम अभी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए हैं, हम अभी रख रहे हैं, हमने मेडिकल करा लिया है, जैसे पूछताछ होगी हमारे अधिकारी आपको ब्रीफ कर देंगे, जो नॉर्मल तरीके पर होता है। लेकिन इस तरह से नहीं कि आप अतीक अहमद के सामने माइक लगा दें और वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आमादा हो जाएं और उसी में कोई गोली मार दे। ये तो बहुत बड़ा लैप्स है। मैं समझता हूँ ये डेथ इन पुलिस कस्टडी है। और डेथ इन पुलिस कस्टडी के लिए मैं 2 मिनट एक समय और लूंगा कि प्रकाश सिंह साहब जब DG थे तो उन्होंने डेथ इन पुलिस कस्टडी का एक बड़ा लंबा चौड़ा सर्कुलर जारी किया था। उसमें 3 कंडीशन थी। नंबर 1, जिसकी कस्टडी में मुलजिम होगा, 1, 2, 3, 4 सिपाही, दरोगा, CO जो भी हों, वे तत्काल सस्पेंड होंगे। नंबर 1। नंबर 2, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा 302 का, और उस केस की जांच CID करेगी, और इसकी घटना की जांच मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी करेगी। अब मुझे नहीं पता है इन सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, लेकिन ये सर्कुलर अभी भी स्टैंड करता है, और ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। विजय जी आ रहा हूं, आपने बहुत अहम सवाल उठाया। संजय जी, इनका ये कहना है कि प्रकाश सिंह जो पुलिस DGP थे उत्तर प्रदेश के, बहुत सेलिब्रेटेड पुलिस अधिकारी रहे, उनका एक सर्कुलर था, उनका एक आदेश था कि अगर पुलिस की हिरासत में, पुलिस की कस्टडी में अगर किसी भी आरोपी की हत्या, मौत होती है तो सीधे 302 का मुकदमा दर्ज होगा। वो जितने भी अधिकारी हैं जिनकी सिक्योरिटी में वो आरोपी है या मुलजिम है, उनके खिलाफ सस्पेंशन के ऑर्डर होंगे और एक जांच होगी। तो जांच तो योगी जी ने करा दी, शायद जुडिशियल इंक्वायरी, लेकिन क्या कोई एक्शन लिया है? क्या उन्होंने सस्पेंशन किया है? जितने भी वहां पर पुलिस वाले थे जिन्होंने गोली नहीं चलाई, जिन्होंने आरोपी को बचाया नहीं, क्या सस्पेंशन हुआ है? क्या 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है? दीपक जी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और सिर्फ अतीक और अशरफ नहीं, उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर में सबसे आगे है देश में, पुलिस कस्टडी डेथ में सबसे आगे है देश में। लेकिन मेरी जानकारी में मुझे याद नहीं आता कि पुलिस हिरासत में जितने लोग मारे गए हैं उनमें कभी किसी के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ हो, और जो सस्पेंड हुए हैं वो 6 महीने से ज़्यादा सस्पेंड रहे हैं।
निलंबन एक रूटीन की प्रक्रिया हो गई है। अगर आप सस्पेंड करेंगे कुछ महीनों बाद उनको बहाल कर दिया जाता है। मैं एक गंभीर बात कह रहा हूँ दीपक, एक दिन पहले खबर चलती है कि अतीक ने कबूल किया कि उसके संबंध लश्कर से हैं, उसके संबंध आईएसआई से हैं, वो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगाता था। तो ये एक इतना बड़ा आतंकवादी जो लश्कर और आईएसआई के संग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑपरेट कर रहा था, वो तो एक इतना बड़ा एसेट होता एनआईए के लिए, रॉ के लिए, कि उसको कस्टडी में रख के देश के स्लीपर मॉड्यूल कहाँ का ये पता चल जाते। वहां पत्रकार, जिस तरह विजय जी ने कहा, पत्रकार चारों तरफ से आ जा रहे थे, और मैं और आप ही समझ सकते हैं कि अगर इतना बड़ा आतंकवादी होगा, हिरासत में होगा, और वाकई में अगर लश्कर का और आईएसआई के लिए काम कर रहा होगा, तो वो लोग तो मरवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एक आदमी उनकी पुलिस कस्टडी में है। तब भी इतनी आराम से, इतने टहलते हुए आके जय श्री राम करके आदमी हत्या कर जाता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है कहीं? इस लाइन पे ही मजाक उड़ाने की बात हो जाती है। पूरा सिस्टम आप देख लीजिए कि जब वो अहमदाबाद से चलता है तो दिखाया जाता है कि इतने कमांडो उसके साथ चल रहे हैं, कमांडो की लाइन लग जाती है, लेकिन जब वो प्रयागराज में आता है जहां सबसे सेंसिटिव मामला में, कमांडो गायब हो जाते हैं। दूसरी बात दीपक जी, खर्चा साबरमती जेल से और प्रयागराज तक लाने में जो खर्च हुआ, उसके चौथाई से भी चौथाई पैसे में वो हवाई जहाज से आ जा सकता था। सुरक्षा को कोई चुनौती सुरक्षा को नहीं होती। वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बैठता और इलाहाबाद एयरपोर्ट पे उतरता, बीच में कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होता, क्योंकि बड़ी बात संजय जी, बड़ी बात कही। मैं विजय जी से पूछूं, विजय जी, अमूमन जब आप कप्तान थे, आप आईपीएस ऑफिसर रहे, अगर किसी हार्डकोर क्रिमिनल को, अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाना है, सपोज करिए बॉम्बे से हमको लखनऊ लाना है, तो क्या हम बाई रोड लाएंगे, 2000 किलोमीटर बाई रोड लाएंगे, या आप अगर कप्तान हैं तो आप डीजी को लिखेंगे या होम सेक्रेटरी को लिखेंगे कि हमको जहाज दिया जाए? और अमूमन होता क्या है, पुलिस का क्या प्रोटोकॉल है? अगर 1000 किलोमीटर दूर से किसी हाई सिक्योरिटी अंडर ट्रायल को लाना है तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, नियम परंपरा क्या बोलता है? नियम ये कहता है कि अगर आप हाई सिक्योरिटी रिस्क को ला रहे हैं किसी क्रिमिनल को, जैसे अतीक अहमद को ला रहे हैं, और किसी सामान्य क्रिमिनल को ला रहे हैं, तो सामान्य क्रिमिनल को तो आप ट्रेन से भी ले आ देते हैं क्योंकि उस पर कोई बहुत खतरा नहीं है। लेकिन जब हाई सिक्योरिटी रिस्क वाले क्रिमिनल को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि मिनिमम एक्सपोजर हो। आप अहमदाबाद से इलाहाबाद तक चलेंगे, कई स्टेट पार करेंगे, जगह जगह टोल नाका है, ढाबा पर खाएंगे भी, थकान भी आ सकती है, नींद भी आ सकती है, तो इतना लंबा एक्सपोजर करने की क्या जरूरत है? आप अगर उसके लिए कोई सरकारी विमान नहीं उपलब्ध है, चार्टर्ड विमान नहीं उपलब्ध है, तो जो रेगुलर फ्लाइट्स है, जैसे अहमदाबाद से बनारस ले आए, वो दूरी कम हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पास पूरी हवाई जहाज की फ्लीट है, 2 मिनट का काम है। छोटे छोटे मैं लोग देख रहा हूं, सत्ता के दलाल, और मैं छोटे छोटे मंत्री देख रहा हूं हवाई जहाज लेके उड़ रहे हैं। हवाई जहाज की फ्लीट है, कोई मांगता नहीं है, ना कोई देता भी है। आप अभी अगर सतपाल मलिक की बात सुन लें तो पता लगा कि उनके लिए भी फ्लीट को, सीआरपीएफ को भी कन्वाय के लिए फ्लीट नहीं मिली, एयरलिफ्ट नहीं मिला, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन रेगुलर फ्लाइट्स तो हैं, और रेगुलर फ्लाइट में कितना खर्चा आएगा? पुलिस के जो लोग जाते हैं, ये लोग 3-4 सिपाही, जहाज के अंदर तो 3 सिपाही पर्याप्त हैं, 2 सब इंस्पेक्टर पर्याप्त हैं, अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप बनारस उतरेंगे, वहां आप सिक्योरिटी अमला रहेगा, उनको लेगा, बंद गाड़ी में रखेगा और सीधे इलाहाबाद लेकर चलाएगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप वहां से चल रहे हैं और जब लिविंग मीडिया पूरा दिखा रहा है, सारा मीडिया चैनल दिखा रहा है, और हम सब सारी खबरें छोड़कर पागलों की तरह से उसी से चिपके हुए हैं, एक फिल्म देख रहे हैं और थ्रिल महसूस कर रहे हैं, तो ये जो वातावरण बन रहा है, ये तो अपराध को ही महिमा मंडन करना हो। तो छोटे छोटे अपराधियों की मांग रहता है कि यार क्या जलवा इसका है, मरना तो सभी को है, हम भी ये कुछ करके मरें। आपको लगता है बैक ऑफ द माइंड, अभी मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, मैं साक्ष्य पे नहीं जाऊंगा, एक अगर आप इमेजिन करते हैं इसको, या आपका एक प्रिजम्पशन है, तो क्या आपको लगता है ये स्क्रिप्टेड हो सकता है? कोई स्क्रिप्ट लिखी गई हो और उस स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, और इतने फूहड़ ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बदनामी हो गई? स्क्रिप्टेड लगता है आपको ये स्पॉन्टेनियस लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये अचानक नहीं हो सकता, कि बहुत प्लान किया गया होगा।
और विजय जी जैसे बता रहे हैं कि बनारस ले आते हैं, अब तो प्रयागराज में भी एयरपोर्ट है, प्रयागराज में भी फ्लाइट जाती हैं। जी मैं ये मान नहीं सकता कि अचानक घटना हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो 3 शूटर, तीनों के घर वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आता जाता नहीं था, सालों से अलग हो गया, बिल्कुल सेम। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग है, और ये प्रयोग बड़ी प्लान तरीके से किया गया। घटना के 10 मिनट के बाद स्वतंत्र देव जी, जो एक जिम्मेदार नेता है, मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे, राज्य के अध्यक्ष रहे, उनका ट्वीट आ जाता है, सब पाप पुण्य का खेल है। सुरेश खन्ना जी इतने सीनियर आदमी कहते हैं आसमानी फैसला है। कानपुर में एक आधे घंटे के अंदर युवा मोर्चे के लोग नारेबाजी, आतिशबाजी करने लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगने लगते हैं, हत्यारे लेटते जय श्री राम के नारे लगाते हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लोग निगाह देख रहे हैं। संडे है, कल पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट पे रहेगी कि एक व्यक्ति ने, जिसने आगाह किया था सुप्रीम कोर्ट को कि मेरी हत्या हो जाएगी, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में मौत सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। चंद्रचूड़ जैसे सीजीआई हैं, तो कल देश की निगाह उन पे भी रहेगी। वो पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक व्यक्ति हमसे गुहार कर रहा था, हमने आप पे भरोसा किया, हमने रिट कैंसिल कर दी, नहीं सिक्योरिटी हो जाएगी, तो फिर ये इस तरह दिन दहाड़े लेफ्ट कैसे हुआ, तो निगाह वहां भी रहेगी। मेरा सवाल विजय जी आपसे ये है, एक चीज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में, अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस देख रहा था, 180 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, और बुलडोजर पुलिस है, बुलडोजर सरकार है। और जिस तरह की गोदी मीडिया के चैनल में हम देखते हैं कि योगी जी ने पूरे अपराध पर ग्रिप कर लिया है, पूरे अपराध को अपने, आप कह सकते हैं, नेस्ता नाबूद कर दिया है। क्राइम नाम की वहां चीज नहीं रह गई। लेकिन ये जो घटना हुई, ये जो मर्डर हुआ पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ का, इसने पोल खोल दी, कलई खोल दी, और वो भी कैमरे पे खोली। एक चीज मैं देख रहा हूं कि जो भी कार्रवाई होती है वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ होती है, वो अतीक अहमद के खिलाफ होती है। अगर मुकदमे थोक के भाव दर्ज किए जाते हैं, बकरी चोरी के, मुर्गी चोरी से लेकर हर तरह के, तो आजम खान पे दर्ज होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अपराध के सिर्फ 3 प्रतीक रह चुके हैं, 3 पोस्टर बॉय हैं, आजम खान, मुख्तार और अतीक, या उत्तर प्रदेश में और भी माफिया हैं, या जिले जिले माफिया हैं? ये मैं आपसे जानना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जहां उनका अपना लोकल माफिया न हो। और ये आज की बात नहीं है। जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, सबसे पहले वीर बहादुर सिंह ने शुरू की थी, जो गोरखपुर 2 बड़े माफिया थे, हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही के खिलाफ। उन्हें एनएसए में बंद किया गया था पहली बार वो शिकंजे में आए थे, और दोनों को एनएसए में बंद करके वहां किया गया था वीर बहादुर सिंह जी के समय में। उसी समय यूपी गैंगस्टर एक्ट एक कानून लाया गया था, क्योंकि एनएसए करने में बहुत सी कानूनी अड़चने थी, दिक्कत थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट थोड़ा सा ज्यादा पुलिस को अख्तियार देता था, उसमें कार्रवाई की गई। तो उसमें डीपी यादव भी थे, और मदन भैया भी थे, पूर्वांचल के ये तो माफिया दोनों थे ही, मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे, और भी जगह जगह माफिया थे, बबलू श्रीवास्तव था, इलाहाबाद के अन्ना थे, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये सारे लोग, डीपी यादव, मदन भैया, तमाम लंबी लिस्ट। हाँ, ये तमाम माफिया, तो सबके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस बार जो कार्रवाई हो रही है, जैसे आजम खान की बात करिए, तो आजम खान चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो एक राजनीतिक रूप से भी कुछ उन पर दबाव है, और राजनीतिक रूप से भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उस मुकदमे को देखकर कोई भी जान सकता है, आजम खान एक नेता है, वो कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, ना कोई माफिया है। नंबर 2, अतीक और मुख्तार, ये दोनों माफिया हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मुख्तार माफिया तो ब्रजेश भी माफिया है, ब्रजेश के और लोग भी माफिया हैं। लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ब्रजभूषण शरण की लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, इलाके के सभी लोग जानते हैं, प्रभाव है, दबदबा है। इसके अलावा गोरखपुर में फिलहाल शांत है, क्योंकि वो दोनों ही अब ठंडे पड़ चुके हैं। हरिशंकर तिवारी अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनके लड़के अब राजनीति में आ गए, लिहाजा इधर से दूरी बना चुके हैं। वीरेंद्र शाही मारे जा चुके हैं, उनका पूरा गैंग मारा जा चुका है। लेकिन मुख्तार अंसारी के बहुत से लोग अभी बाहर हैं, शूटर्स कुछ बाहर होंगे। तो इस तरीके से अब माफियाओं में जो कार्रवाई हो रही है, ये जो इन्हीं दोनों पर केंद्रित हो रही है, और राजनीतिक रूप से आजम खान पर केंद्रित हो रही है, ये सवाल आप ही के जहन में नहीं, बहुत से लोगों के जहन में उठता है, और लोग अक्सर सवाल पूछते हैं। हम ही लोग से पूछते हैं कि क्या जब आप लिस्ट बनाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? तो सीधे कहा जाता है कि आप लिस्ट बनाते समय
देखते हैं कि आप फेवरेबल किसकी तरफ है। मुझे एक चीज और जी कहना है आपके इस शो पे कि ये पहली सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री एनकाउंटर का महिमा मंडन कर रहा है। ये पहली सरकार है जो कि इस पुलिस फेल्योर का महिमा मंडन कर रही है। आज तक बहुत एनकाउंटर हुए हैं, सबके पीरियड में एनकाउंटर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वीपी तब सिंह के मुख्यमंत्री बोलते नहीं थे। मुख्यमंत्री तो आप छोड़ दिए दीपक जी, डीजीपी नहीं बोलते थे एनकाउंटर पे। एनकाउंटर चुप रह जाते थे। आप डीजी साहबान से कई जी बार पूछे होंगे, वो यही कहते जी हैं कि दीपक हाँ एनकाउंटर हुआ, मेरा डिटेल पता कर लो। और वो हम लोग को इशारा करते थे डिटेल पता करके इनको बता दीजिए। वो कभी उसको अपनी पीठ नहीं ठोकते थे क्योंकि उन्हें पता है क्या हुआ है। ये एनकाउंटर एक्स्ट्रा पर बोलने जुडिशियल से, किलिंग है। हाँ एनकाउंटर पर बोलने से एसपी भी परहेज करते थे। मैं ऐसे ऐसे एसपी जानता हूँ जो कि एनकाउंटर पे बहुत जबरदस्त एनकाउंटर के पक्ष में थे, लेकिन जब कोई पत्रकार पूछता था कि भाई साहब आपका एनकाउंटर हो गया, कब की बात है, उन्हीं से पूछते थे कहीं आज रात में। अच्छा मैं पता करके भी बताता हूँ, हाँ हुआ तो है, कभी जी पता करके बताता हूँ। मैं आता हूँ आपके पास। जी मैं सेलेक्टिव माफिया पॉलिसी है इस पर भी आऊंगा। मैं संजय भाई के पास जा रहा हूँ कि संजय भाई का दिमाग बहुत चलता है, इनका जो खोजी दिमाग है, इन्वेस्टिगेटिव दिमाग है, हर जगह चलता है। और ये देखते नहीं है कि योगी है, अखिलेश यादव है, मायावती है, कौन है, क्या है, ये कर देते हैं खबर। इसीलिए मैं आपसे संजय सवाल पूछ रहा हूँ कि जब असद का एनकाउंटर हुआ, असद के पास भी वेपन थे सेमी ऑटोमेटिक। असद जब फायर करता है तो कोई पुलिस वाला घायल नहीं होता झांसी में। असद और गुलाम वो जब फायर करते हैं, उनके बंदूक से जब गोली निकलती है तो कोई पुलिस वाले की गोली नहीं लगती, और गोली का जवाब बौछारों से दिया जाता है, तड़ 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 तड़। तो असद को लेके इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्विक रिफ्लेक्स एक्शन है पुलिस का कि उधर से गोली चली तो इधर से 4 चली, एक गोली का जवाब 4 गोली से दिया गया, और उसका नतीजा है कि असद और गुलाम वहीं मार दिए गए झांसी में। यहां जब कैमरे के सामने गोली चल रही है, तीन शूटर गोली चला रहे हैं हथकड़ी पहने हुए 2 आरोपियों पे, और 17-18 पुलिस वाले हैं, वो गोली उनकी नहीं चली। ये झांसी और इलाहाबाद की घटना, हालांकि एक परिवार है निशाने पर, ये जो फर्क है, इतना स्लो रिफ्लेक्स एक्शन, कोई रिफ्लेक्स एक्शन नहीं। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मैं यहाँ ये भी कहूंगा, एक मेरे पत्रकार से इलाहाबाद से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई इतना पुअर रिफ्लेक्स एक्शन क्यों है? हाई अलर्ट पे पुलिस है, बंदूक लेके चल रही है, बंदूक के साए में जो है वो अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, ऐसे में आप घोड़ा नहीं दबा पाए बंदूक का। तो उसने कहा साहब दीपक जी ऐसा नहीं था, उंगली तो घोड़े पे ही थी, लेकिन जब उन्होंने धार्मिक नारे लगाने शुरू किए शूटरों ने, तो योगी की पुलिस को समझ नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गए कि हमें रिटेलिएट करना है कि नहीं करना है। क्या ऐसी स्थिति थी? बिल्कुल थी दीपक जी, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जब वो कह रहे हैं कि हम सरेंडर कर रहे हैं, तब पुलिस वाला पीछे से जाके पकड़ रहा है। जिस समय गोली चला रही है उस समय पे किसी का हाथ ट्रिगर पे जाता हुआ उस वीडियो में कहीं नहीं दिख रहा है। 2 शूटर लगातार गोली चला रहे हैं, फर्स्ट राउंड के पीछे भी लोग होते हैं। पहला पुलिसकर्मी हो सकता है गोली की तड़तड़ाहट से साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहा हो, उसके पीछे राउंड में भी पुलिस वाले थे। वो मूवमेंट करते हुए, वो निशाना देते हुए किसी वीडियो में नजर नहीं आ रहे। हत्यारे भी इतने स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि जब वो गोली चलाएंगे तो वो कौन सा नारा बोलेंगे कि जिस नारे को सुनने के बाद पुलिस वालों की बंदूकें जाम हो जाएंगी, कि नाल में बारूद नहीं निकल सकता उन नालों में उस नारे के सुनने के बाद। ये नारे को जो हत्यारी मानसिकता में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये इस देश के लिए और इस समाज के लिए बेहद जहरीला है। ये हमने पहली बार नहीं देखा है। मतलब मैसेज तो यही जा रहा है कि अगर मैं रोम में कोई किलिंग कर रहा हूँ, यूरोप में किलिंग कर रहा हूँ किसी क्रिश्चियन कंट्री में, और मैं जीसस बोल दूं तो वहां पर मैं बच जाऊंगा, या मैं अगर काबुल में मर्डर कर रहा हूँ, कंधार में गोली चला रहा हूँ तो अल्लाह अकबर बोल दूं, और अगर उत्तर प्रदेश है तो वहां जय श्री राम बोल दूं, मतलब ये इससे मुझे एक प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये मेरा सवाल यहाँ पर विजय जी से। विजय जी, ये जो मर्डर हुआ और इस मर्डर में जो गोली नहीं चलाई पुलिस ने, मैं गोदी मीडिया में अभी सुन रहा था, एक एंकर हैं, बड़ी मशहूर एंकर हैं, उनकी शायद योगी जी से बात होती रहती है, तो उन्होंने टीवी पे कहा कि दरअसल गोली इसलिए नहीं चलाई क्योंकि वहां कुछ मीडिया वाले थे और भी लोग थे, तो कहीं क्रॉस फायर में कोई और को गोली ना लग जाती, इस वजह से गोली नहीं चलाई।
इस वजह से रिटेलिएट नहीं किया, इस वजह से पुलिस दब गई। तो वो पुलिस की इस बढ़िया मतलब एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन के लिए इस वजह से उनको सस्पेंड भी नहीं किया गया और हो सकता है आगे मेडल भी दे दिया जाए। तो क्या ये कारण हो सकता है कि वहां पर कुछ मीडिया वाले थे, इस वजह से पुलिस ने कहा नहीं चलाने दो इनको, 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड 18 राउंड गोली, 18 ये राउंड कोई गोली चल कारण, रही है हाँ, जी। मेरी समझ में कोई कारण नहीं हो सकता है। जैसे उधर से गोली की तैसे रिफ्लेक्स एक्शन में आपके साथ तो गोली ही नहीं चलाना था, बल्कि बाकी मीडिया को हटाना भी था, और मीडिया तो वैसे भी हट जाती है। जैसे आप अगर वहां खड़े हैं या आपका कोई पत्रकार वहां खड़ा है, तो जैसे ही गोली चलेगी तो वो खुद ही हट जाएगा वहां पर, क्योंकि वो तो कोई पार्ट है, वो तो पत्रकार के रूप में खड़ा है। तो पुलिस का ये एक्शन बिल्कुल ही गलत है कि आप अपने पास रखे रहें, तुम गोली चला के मार लो, उसके बाद हम जो है आराम से फिर अब आप सरेंडर करेंगे जय श्री राम बोल के, तब हम आपको लेके चल देंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और दूसरी चीज है कि जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुलजिम पुलिस कस्टडी में है और लिखा पढ़ी में अदालत ने पुलिस कस्टडी में दिया है कि इसको आप रखिए 14 दिन, और 14 दिन के बाद आप इसको मेरे सामने जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही आप मुझे पेश करिएगा, दुरुस्त हालत में, हाथ पांव तोड़कर नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है, और यहाँ तो आपने उसकी पूरी जान ही ले ली। एक तरीके से उस रिमांड की भी आपने कोई इज्जत नहीं रखी। और कल के दिन इसकी स्थिति ये आएगी कि जब कोई पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जाएगा तो उधर का वकील यही कहेगा कि सरकार ये मरवा देंगे, आप रिमांड मत दीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है, इससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी गिरी है, पुलिस की इज्जत नहीं बढ़ी है, पुलिस की क्रेडिबिलिटी गिरी है, पुलिस का प्रोफेशनलिज्म खतरे में है कि आप फायरिंग पर आप तुरंत रिजॉर्ट नहीं कर सकते हैं। कल के दिन वीआईपी खड़ा है, उसके सामने आदमी खड़े हैं और इस तरह के हमला हो जाए, तो आप कहेंगे क्रॉस फायरिंग में कहीं इंसान न मर जाए, कोई सामान्य आदमी न मर जाए, तो वीआईपी का मारना बर्दाश्त कर लेंगे? मैं नहीं समझता कि ये कोई तर्क है। जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं संजय जी से पूछूंगा क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं ये एक रिएक्शन, थोड़ा इमोशनल एक सवाल आपसे है। जिस वर्दी को आपने 35 साल अपने कंधों पे पहना, जो आपने स्टार पहने आईपीएस के और अशोका के कंधों पर लगा था, जो वर्दी उत्तर प्रदेश पुलिस की आप 35 साल पहन के बड़े इकबाल और नाज के साथ चलते थे, कल की घटना में वो जो वर्दी आप पहनते थे, वही वर्दी इलाहाबाद में प्रयागराज में उन 17-18 सिपाहियों ने पहन रखी थी। उनके एक्शन को देख के आज आपको क्या महसूस हो रहा है? उस एक्शन को देख के हमें यह महसूस हुआ कि हम प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट हैं, और हम धीरे धीरे चाहे या अनचाहे एक हत्यारों के ही गिरोह में बदलते जा रहे हैं। हमने हत्या रोकने की ट्रेनिंग ली है, हत्या की योजना बनाने की ट्रेनिंग नहीं ली है, हत्या करने की ट्रेनिंग नहीं ली है, हत्यारे को पकड़ने की ट्रेनिंग ली है, उनके खिलाफ सबूत जुटाने की ट्रेनिंग ली है, उनको सजा दिलाने की ट्रेनिंग ली है, उनको फांसी दिलाने की ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं लिया है कि गुरु तुम उधर से आओ, हम चुपचाप रहेंगे, तुम गोली मार देना, हम फिर तुमको पकड़ लेंगे। ये एक तरह का क्रिमिनल एक्शन है। मेरा ये कहना यही है कि पुलिस को अभी भी कानून को लागू करने के लिए कानूनी तरीकों का ही सहारा लेना चाहिए, कानूनी तरीकों के अनुसार ही कानून को लागू होना चाहिए। अदरवाइज यह एक प्रकार का जंगल का कानून बन जाएगा। कल के दिन अगर ये खून लग गया तो कल के दिन कोई भी सिपाही इसी की आड़ में कुछ भी कर देगा, कहे साहब हमने तो राष्ट्र के हित के लिए किया था और देश के हित के लिए किया, तो जय श्री राम बोल रहा था हमने छोड़ दिया, तो कल के दिन अल्लाह बोल रहा था उसने भी छोड़ दिया। तो बहुत खराब स्थिति है, इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं गया है, मेरा ये जी। संजय जी, अंतिम सवाल। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, इससे योगी जी को भले ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भले ही पोल खुल गई हो, कलई खुल गई हो, फजीहत हुई हो कैमरे पर, लेकिन जो अभी आपके यहाँ मेयर के चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद और भी चुनाव होंगे, उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, फायदा होगा, बीजेपी को लाभ मिलेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे योगी की जो साख है वो नीचे गई है, क्योंकि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर पे जो उनके वादे थे, उनकी जो ठोको नीति थी, वो एक्सपोज हो गई है। आपको क्या लगता है, चुनाव में फायदा होगा, लाभ होगा, नुकसान होगा? इस घटना को कैसे देखते हैं? अगर मैं पॉलिटिकल एक तो एंगल से इसको देखता हूँ। दीपक जी, लोकल बॉडी में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है पहले भी। शहर के चुनाव होते हैं, शहर में बीजेपी मजबूत होती है। इस घटना से बीजेपी को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है उसके अंदर जो हिंदुत्व वाला है उसके अंदर और उभार आएगा। लेकिन अगर आप पूरे सीन में मुझसे पूछेंगे तो योगी को फायदा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों? वो पसमानदा समाज, वो 3 तलाक, वो महिला मुस्लिम बंधु, ये जो नारे लग रहे थे जिसके लिए मोदी जी काम कर रहे थे, उन नारों की आज हवा निकल गई है।
मेरे दर्जनों मुस्लिम दोस्त हैं, उनसे बात हुई जो बहुत सेकुलर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मुस्लिमों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश हो रही थी, पसमानदा समाज की बातें हो रही थी, 3 तलाक की बातें हो रही थी, मुसलमानों को अवार्ड दिए जा रहे थे, वो सारे दावे इस एनकाउंटर से हवा हवाई हो गए। हाँ, योगी का जो हिंदुत्व वाला चेहरा है कि हमने निपटा दिया, वो बढ़ गया, तो योगी को फायदा हुआ और भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों आए, समय कम है वरना मन तो कर रहा था अभी और सवाल आपसे पूछूं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और विजय भाई आपका भी।